हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th। विषय है विज्ञान, जो कि आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को आज हम हल कराएंगे। तो कल होने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है कुछ इस तरीके से होगा। आप इस पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा। मैं आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो कि आपका यह 70 नंबर का पेपर है, उसमें से लगभग आपके जो है 50 नंबर जो है 15 मिनट दिए जाते हैं आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं विद्यार्थियों को किसके लिए दिए जाते हैं? पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में जैसे पेपर और कॉपी आते ही आप क्या करना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे। ऐसा नहीं आपको करना है। और आपको क्या करना है कि पहले 10 से 15 मिनट अवश्य पढ़ें इसको ध्यान पूर्वक। ठीक है, समझें। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है, आप फिर यहाँ पे देख लेते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके, ठीक है, उनको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उन्हें हल करना होगा। ठीक है, और इनको पहले हल करें और जरूर हल करें। ठीक है, जो प्रश्न आपको आता है उसको भी हल करें और जो लगता है कि ये सही हो सकता है उसको भी हल करें। ठीक है, फिर हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो है किस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर परिच्छेदन करती है। ऑप्शन है आपके पास, ए फोकस पर, ऑप्शन है बी फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, ऑप्शन है सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन है डी अनंत पर। तो इनमें से जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक लेंस, आपको क्या करना है, यही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरीके से। ये आपसे पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न लाए हैं, इनको आप रट के जाइए। मैं वादा करता हूं कि इन्हीं में से 50% फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसको रट के जरूर जाए, मतलब एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। तो देख लेते हैं। एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा? तो ऑप्शन है आपके पास, ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस। इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है ए पुतली द्वारा, ऑप्शन है बी दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन है सी पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, ऑप्शन है सी परावर्तन, ऑप्शन है डी विवर्तन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होता है प्रकीर्णन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट
220 वोल्ट अंकित है। बल्ब की फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 225 ओम, 115 ओम, 110 ओम। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन 110 ओम। ये हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी धारावाही परिनलिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगा। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है ए पूर्व पश्चिम में, पूर्व उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, किसी भी दिशा में। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर दक्षिण में। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठोस अवस्था में नहीं होगी तो कैसी अवस्था में होगी? लिक्विड फॉर्म में होगी। तो कौन सी होती है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन है बी मरकरी यानी पारा, ऑप्शन है सी एल्युमिनियम, ऑप्शन है डी कॉपर। ठीक है, तो इनमें से जो हमारी रूम टेम्परेचर पे जो होता है, ऐसा कौन सी इनमें से धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड होती है। तो कौन सी होती है? मरकरी होती है यानी पारा होता है। ठीक है, फिर देख लेते अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। हम क्या कराते हैं? एक अम्ल और क्षारक की जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? उदासीन प्राप्त होता है। ठीक है, और उदासीन कौन सी किन किन चीजों को कहते हैं? जैसे जल हमारे पास क्या होता है? उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। लवण क्या होते हैं? साल्ट्स क्या होते हैं? ये भी उदासीन होते हैं। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं हो सकती, क्लोरीन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, Ca क्या कराते हैं हम? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो उदाहरण है ये, किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं ये किसका? विस्थापन अभिक्रिया का? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया का? ये भी नहीं होता। संयोजन अभिक्रिया का? हाँ ये सही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का? ये भी गलत है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया का होता है। ठीक है, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हाइड्रोजन में? H नहीं, गलत हो जाएगा। क्लोरीन Cl2 में? नहीं। ठीक है, और कार्बन में? हाँ इसमें पाया जाता है। ऑक्सीजन में? O2 में? नहीं। तो हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में एल्काइन है। तो देख लेते हैं कौन सा एल्काइन का सूत्र होता है। निम्न में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है? तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। C2H2 डबल बॉन्ड C2 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास सही हो जाएगा। ईंधन एवं औषधीय के रूप में उपयोग होता है कौन? एथेनॉल? हाँ उपयोग किया जाता है। एथेन? नहीं उपयोग किया जाता। एथेनोइक अम्ल? नहीं। प्रोपेन? नहीं। तो सही जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल। ईंधन तथा औषधि के रूप में किसका हम उपयोग करते हैं? एथेनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, उत्सर्जन में भाग लेती है किसको? किस गुर्दे किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? यूरिन का। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका करते हैं? यूरिन का।
तो बात करते हैं न्यूरॉन, नहीं। साइटोन नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। नेफ्रॉन, हाँ ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होता है। फिर बात कर लेते हैं पौधों में जाइलम। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होती है? जाइलम कोशिकाएं होती हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? पौधे में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक जाइलम कोशिकाएं और एक फ्लोएम कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जाइलम की बात की गई है, तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन, हाँ सही है। भोजन का परिवहन, गलत। ऑक्सीजन का परिवहन, गलत। उपरोक्त सभी गलत। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल का वहन, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हाँ सही। क्लोरोफिल, हाँ ये भी चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश, इसकी भी जरूरत होती है। तो इन तीनों की जब जरूरत होगी तो हमारे पास कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। भाई सुपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है किन चीजों की? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से। अब क्या, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीजन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है ए कोशिका द्रव, ऑप्शन है बी केंद्रक, ऑप्शन है सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है डी अंतःद्रव्यी जालिका। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था ये आपको बताना है। तो मटर के उत्पादन के लिए, हाँ किया था। वंशागति गुणों के अध्ययन के लिए, नहीं। चावल के अध्ययन के लिए, गलत। गेहूं के अध्ययन के लिए, ये भी गलत। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मटर के उत्पादन के लिए मेंडल साहब ने क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत, जो हमारे इन्वायरमेंटल के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ठीक है, वो क्या करती है? रेडिएशन, जो सूर्य से आने वाली किरणें, ठीक है, परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें क्या करती हैं? डायरेक्ट अगर हमारे त्वचा के संपर्क में अगर वो आ जाती हैं तो क्या करते हैं? त्वचा को जला देंगी। ठीक है, तो वो वहां से क्या होकर छन के आती हैं, तो हम तक जब पहुंचती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? नुकसानदेह नहीं रहती हैं। तो वो क्या पूछा गया? ओजोन परत क्षरण यानी विकार किसके कारण बेकार या खराब नष्ट हो रही है के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण क्या हो रही है? ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, गलत। नाइट्रिक अम्ल, HNO3, गलत। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हाँ ये सही। तो किसके कारण हो रही है? ओजोन परत किसके कारण नष्ट हो रही है? CFC, जो CFC क्लोरोफ्लोरो एक कार्बन गैस पाई जाती है उसके कारण ये ओजोन परत जो है खराब हो रही है। ठीक है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन बकरी, गाय, गलत। ठीक ठीक है, मछली, घास, मछली तथा हाथी, ये भी गलत। घास, गेहूं तथा आम, ये भी गलत। घास, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। अब बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो हाँ ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घास, बकरी तथा मनुष्य। ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न है? प्रकाश अप अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वह परिघटना है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण वह अपने मूल मार्ग से
विचलित यानी मुड़ जाती है। क्या होती है? विचलित का मतलब क्या होगी? मुड़ जाएगी, मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश की गति के माध्यम के प्रकाशीय घनत्व के साथ बदलने के कारण होती है। किसके साथ होते हैं? बदलने के कारण यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश अपवर्तन के मुख्य बिंदु की बात करते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा क्या होती है? बदलती है या बदल जाती है। अब कारण देख लेते हैं। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति v1 v2 अलग अलग होना है या होता है। विरल से सघन क्या होता है? विरल से सघन, हवा से पानी कांच, हवा से पानी, प्रकाश की किरण अविलंब नॉर्मल की और झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है। सघन से विरल, अब सघन से विरल की बात करें यानी पानी से हवा, प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? दूर हट जाती है। उदाहरण की बात करें, अगर आप एक स्ट्रॉ पाइप को पानी के गिलास में डालते हैं तो आपको स्ट्रॉ पानी के भीतर मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यह अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि पानी और हवा में प्रकाश की गति अलग अलग होती है, जिससे प्रकाश की दिशा बदल जाती है और हमें स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। ठीक है, हमें क्यों मुड़ा हुआ दिखाई देता है? अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेत्र के दीर्घदृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके पास प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे हम क्या उत्तर। अब देख लेते उत्तर। दीर्घदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया वह नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, हम इसको क्या कह सकते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इनमें क्या होगा कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, परंतु निकट की यानी नजदीक की वस्तुएं क्या होंगी? थोड़ी धुंधली दिखाई देंगी। इसे अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, डी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कारण की अगर बात करें हम तो कारण क्या होता है? नेत्र गोलक आई बॉल का सामान्य से छोटा होना। ये क्या हो जाती है? अपन इनका जो सामान्य आकार होना चाहिए उससे ये थोड़ी छोटी हो जाती हैं। नेत्र लेंस की अपसारी शक्ति ठीक कम हो जाना, इनकी जो लेंस की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन कारणों से निकट वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना, ठीक है, रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे फोकस बनाती हैं, जिससे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या होता? नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब लक्षण की बात करें, पास की वस्तु पढ़ने में कठिनाई क्या होगी? देखे होंगे कि जिनको यह दोष होता है दूरदृष्टि दोष, वो नजदीक रखी हुई वस्तु को आसानी से देख व पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, आंखों में क्या होना? दर्द या सिर दर्द होना। उनके क्या होगा? आंखों में दर्द होगा या उनका सिर दर्द होगा। ठीक है, और पढ़ते समय आंखों में तनाव रहना। ठीक है, क्या ना? पढ़ते समय पे आंखों में जिनके तनाव रहता है उन्हें यह समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या इसके लिए अभी थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। क्या देखेंगे? रोकथाम या उपचार या उपयोग देख लेते हैं कि इनसे हम कैसे बचें। अब दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस क्या करेंगे? उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को पहले ही अभिसारित कर देता है, जिससे वे रेटिना पर सही स्थान पर फोकस हो जाती हैं और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये हमारे पास क्या होता है? एक उपचार होता है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो हम क्या करेंगे? उसको उत्तल लेंस का प्रयोग कराएंगे। उत्तल लेंस से उसकी यह समस्या
खत्म हो जाएगी। ठीक है, नजदीक की वस्तुएं ठीक से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब निष्कर्ष की बात करें, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट और पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसे उत्तल लेंस के प्रयोग से आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये निष्कर्ष याद रखना है। अगर आपको पूरी थ्योरी नहीं भी याद रहती है तो कुछ नहीं, इतना भी अगर लिख देंगे तो 5 नंबर, मतलब ये 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र दर्पण सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है ये हम देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये ले लेंगे। ठीक है, ये सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। आगे अब देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जहां इसके बारे में पढ़ेंगे। एफ क्या होती है? फोकस दूरी होती है। वी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। यू क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? एफ बराबर F1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? F बराबर V/U इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही उत्तल दर्पण के लिए जहां R वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कन्वेटर है, रेडियस ऑफ कर्वेटर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के 2 उपयोग देख लेते हैं। वाहनों के साइड मिरर देखिए, जो मोटरसाइकिल होती है उनके साइड वाले मतलब शीशे देखिए। गाड़ियों में पीछे का विस्तृत क्षेत्र देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बड़ा दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। क्या करता है? यह बड़ा दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। प्रश्न है अम्ल वर्षा क्या है? उत्तर देख लेते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन या रेन एसिड वह वर्षा है जिसमें सामान्य से अधिक मात्रा में अम्ल या एसिड घुले होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या हो? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में घुले होते हैं जल में, तो हम उसको क्या कह देते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कैसे होती है? याद रखना है, अम्ल वर्षा कैसे होती है? जब कारखानों, बिजली घरों और वाहनों से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलती है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाना या बना लेती हैं। ये अम्ल वर्षा ओस, कोहरा या हिम के रूप में धरती पर गिरते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव, पेड़ पौधे और फसलों को नुकसान होगा। किसको होगा? पेड़ पौधों और फसलों को नुकसान होगा। जल स्रोतों, नदियों, झीलों का अम्लीकरण, जिससे उसमें जल में रहने वाले जीव क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, बेचारे खतकिल हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। मिट्टी की उर्वरकता कम होना, जो सॉइल यानी मिट्टी है, जब अगर रेन वर्षा होती है तो उसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी।
ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि ताजमहल और धातु संरचनाओं का क्षरण होना, जैसे ताजमहल का अम्ल वर्षा का प्रभाव देखा गया है। ठीक है, जो उसमें ताजमहल में जो भी पत्थर लगा है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, रोकथाम के उपाय। अब हम इसको रोकथाम कैसे करें, अम्ल वर्षा ना हो, क्या उपाय करें? तो उपाय की बात करें तो प्रदूषण कम करना, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना, कारखानों में फिल्टर और स्क्रैबर लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ठीक है, क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर की बात करें तो ऊष्मा छेपी एक्सोथर्मिक और ऊष्मा शोषी इंडोथर्मिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के वे प्रकार हैं जिनमें ऊष्मा हीट का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? हीट का आदान प्रदान होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ऊष्मा छेपी। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य बिंदु, अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ता है और ऊर्जा उत्पादन के या उत्पादों के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। उदाहरण की बात करें, ईंधन का जलना जैसे लकड़ी या कोयला। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या होती है? श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन। उदाहरण समीकरण हम क्या लेंगे, कार्बन लिए हैं प्लस ऑक्सीजन, तो हम जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ठीक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी परिभाषा की बात करें, जो परिभाषा की बात करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा परिवेश से अवशोषित अंदर ली जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है? अगर अवशोषित अंदर ली जाती है यानी प्रवेश अंदर ली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु की, मुख्य बिंदु की बात करें, अभिक्रिया के दौरान तापमान कम हो जाता है, ऊर्जा बाहर से ली जाती है। ऊर्जा कहाँ से ली जाए? बाहर से ली जाए। और डेल्टा एच का मान क्या हो, धनात्मक होता है। तो उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, अमोनियम क्लोराइड का पानी में घुलना। और बात करें हम तो N2 लेंगे प्लस O2 लेंगे तो हमारे पास क्या प्लस क्या लेंगे, ऊष्मा लेंगे। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तब 2NO बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न, मुकुलन क्या है? उत्तर, मुकुलन यानी बडिंग एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें नया जीव मूल जनक जीव के शरीर पर एक छोटी उभार या कली मुकुल के रूप में विकसित होता है। ठीक, क्या होता है, एक कली के रूप में विकसित होगा। जैसे अभी बात करें हम आलू की, आलू पे क्या होता है कि देखे होंगे वहां पे छोटे छोटे बड़ जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं जिसको अपनी भाषा में अखुआ कहते हैं। ठीक है, तो बड़ जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं और उनसे क्या होता है, एक नया जीव मतलब बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं, यह मुकुलन धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्ण विकसित होने पर या तो जनक से अलग हो जाता है और या उसी से जुड़ा रहकर कॉलोनी बना लेता है। उदाहरण की बात करें, हाइड्रा होता है, ईस्ट होता है, ये उदाहरण आईएमपी हैं। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट, ये आपको याद रखने हैं। अब हम प्रश्न की बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात की जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है,
थायरोक्सिन या T4 थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित एक प्रमुख हार्मोन है। यह शरीर की उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये क्या हम पाई जाती है, जो थायराइड ग्लैंड जो पाई जाती है वो हमारे गले में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है, अगर आकार की बात की जाए तो एच आकार की होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के मुख्य कार्य उपापचय दर को नियंत्रित करना, यह शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है। विकास और वृद्धि की सहायता से बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये क्या होती है, आवश्यक होती है। ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है और यह कोशिकाओं में ऑक्सीजन की खपत बढ़ाकर ऊर्जा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। हृदय की गति को नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह को क्या करता है, प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य में क्या करता है, भूमिका निभाता है। मस्तिष्क के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है या शरीर में ऊष्मा उत्पादन बढ़ाकर तापमान को संतुलित रखता है। क्या करता है, तापमान को संतुलित रखता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त यानी ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा होता है। ठीक है, ब्लड के द्वारा होता है। यह कार्य मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं RBC, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, RBC और हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। अब बात करते हैं नंबर 1, ऑक्सीजन O2 का परिवहन। ठीक है, ये कैसे होता है। नंबर 1, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जब हम सांस लेते हैं। कब होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों के वायु कोषों एल्वुलाई में पहुंचती है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त की कोशिकाओं में विसरण डिफ्यूजन द्वारा प्रवेश करती है। कैसे, डिफ्यूजन द्वारा प्रवेश करती है। फिर देखते हैं हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन। रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC, किसकी बात करते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, कोशिकाओं में एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऊतकों तक पहुंचती है। लगभग कितनी, 97% ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में मिलके जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। शेष बची हुई 3% जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त के प्लाज्मा में घुल जाती है। क्या होती है, घुली रहती है। किसमें, प्लाज्मा में घुली रहती है। ठीक है, ऊतकों में क्या होती है, ऊतकों में ऑक्सीजन का मुक्त होना। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचा देता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय श्वसन में होता है। क्या होता है, कोशिकीय श्वसन में होता है। अब बात करते हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक, CO2, एक कोशिकीय श्वसन के दौरान कोशिकाओं में CO2 बनाती है जो रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाती है। क्या करती है, रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन के रूप में लगभग 70% अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट की सहायता से होता है। किसकी होती है, हाइड्रेज की सहायता से होता है। ठीक है, होमोग्लोबिन के साथ लगभग जो है 23% कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर
कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। प्लाज्मा में घुली हुई लगभग 7% थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सीधे प्लाज्मा में घुली। प्रश्न, मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। क्या करना है, मनुष्य की हमें क्या करना है, हृदय की संरचना बनानी है और उसको हमें क्या करना है, बहुत विधिवत ही समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। हमारा जो हृदय का शेप होता है इस तरीके से होता है। मनुष्य के हृदय की संरचना हमने यहाँ पे आपको छोटी सी बना के दिखा दी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हृदय की संरचना की बात करें, हृदय की आंतरिक संरचना, मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में, चेम्बर्स में क्या होता है, विभाजित होता है। ये आपको याद रखना है। नंबर 1 दायां लिंब, ठीक है, राइट एट्रियम, शरीर से अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त अधर्व एवं अधो महाशिरा द्वारा प्राप्त करता है, रक्त को दाएं निलय में भेजता है। अब बात करते हैं बाएं निलय, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, अशुद्ध रक्त को फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़ों तक भेजता है। ठीक है, बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम, फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुसी शिरा द्वारा प्राप्त करता है और रक्त को बाएं निलय में भेजता है। और अब बात करते हैं नंबर 4 बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, शुद्ध रक्त को महाधमनी एवोर्टा द्वारा दूसरे शरीर में भेजता है। क्या करता है, दूसरे शरीर में भेजता है। इसकी पेशी दीवार सबसे मोटी होती है, इसकी जो पेशीय दीवार होती है वो क्या होती है, सबसे मोटी होती है। हृदय की दीवार की परतें की बात करें तो हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है। नंबर 2 मायोकार्डियम जो बीच की परत होती है, जिसे हम मांसल परत या सबसे मोटी परत बोल सकते हैं। एंडोकार्डियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो सबसे भीतरी परत होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हृदय के कार्य की अगर बात करते हैं तो हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह दोहरे परिसंचरण डबल सर्कुलेशन की व्यवस्था बनाए रखता है। फुसफुसी परिसंचरण हृदय से क्या होता है, फेफड़ा के लिए जाता है और फेफड़े से हृदय आता है। और शारीरिक परिसंचरण की बात करें तो हृदय से पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर से हृदय में आता है। इस तरीके से कार्य होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों का वैपारिक आवरण तारों के रंग लिखिए। उत्तर देख लेते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, मैं प्रयुक्त तारों के वैपारिक आवरण के रंग इस प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के होते हैं भाई। हमने अभी दिखाया है नंबर 1 लाइव तार, ठीक है, जिसे हम फेज या लाइव वायर बोलते हैं। अगर रेड लाल रंग है तो क्या है, पुरानी प्रणाली में, ठीक है, प्रणाली में। अब इस तरीके से भूरा रंग दिखाई दे तो नई मानक प्रणाली में है। ठीक है, और नंबर 2 न्यूट्रल तार की बात करें, न्यूट्रल वायर की बात करें, अगर काला रंग है तो पुरानी प्रणाली में, ठीक है, और नीला रंग दिखाई पड़े तो नई मानक प्रणाली में दिखाया जा रहा है आपको। अब तीसरे पॉइंट से देखना चाहेंगे तो अर्थ तार, जो अर्थ तार होता है, अर्थ वायर, हरा रंग दिखाई दे, ठीक है, हरा रंग होता है। तो फिर एक दूसरा क्या होता है, हरा और पीला दोनों दिखाई देता है, धारीदार रंग है। तो वर्तमान मानकों में क्या है, अनुसार भूरा, लाइव नीला, क्या होता है न्यूट्रल, और क्या होता है हरा, और पीला का क्या होता है आपका अर्थ होता है। ये आपको याद रखना है। अगर हरा और पीला आपको दिखाई देता है तो वो अर्थ होगा, ठीक है, तार। और अगर वो आप भूरा दिखाई देता है, ठीक है, तो लाइव होगा, ठीक है, और यानी मेन होगा।
और उसके बाद में क्या होगा, जो नीला होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो।